हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, इसमें भी हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी आइटम ऐसी है जो इंडिया लार्जेस्ट मतलब टोटल एक्सपोर्ट में से उसका लार्जेस्ट शेयर है। द फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर एंड अलाइड कमोडिटी, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी अगर कमोडिटी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड इलेक्ट्रिक गुड्स। सो जेम्स एंड ज्वेलरी हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अगर हम बात करें कौन सी कंट्री के अंदर इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो दैट कंट्री इज़ यूएस। एंड कौन सी कंट्री से इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है तो वो कंट्री है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप एग्रीमेंट के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें हमें बताना है कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है या कौन सी ऐसी इन्वेंशन है जो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिप एग्रीमेंट। जोग्राफिकल इंडिकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट। इंटीरियर डिज़ाइन ये इसका पार्ट नहीं है। लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट भी क्या है, ट्रिप्स का ही पार्ट है। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 3rd। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें आईएमएफ से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आईएमएफ हेडक्वार्टर्स इज इन वाशिंगटन डीसी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। IMF has 198 members countries as its members. This statement is incorrect because IMF has 189 countries as its members. IMF is an outcome of the Bretton Woods Conference. This statement is correct. 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके 2 आउटकम थे। द फर्स्ट वन इज वर्ल्ड बैंक एंड द सेकेंड वन इज IMF. And the fourth is IMF was found on 7th July 1944. This statement is also correct. So the correct answer is answer number 2. The next question is statement 1, served from India scheme has been replaced with served exports from India scheme. ये जो रिप्लेसमेंट हुई थी ये हुई थी इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020। इस स्कीम के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर क्या किया गया था कि सर्व्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम को रिप्लेस कर दिया था सर्व्ड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज़ टू मेक एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन सर्विसेज मोर competitive in international market. The validity of the service export from India scheme is 5 years, that is till 2020. So the statement number 1 is correct. Statement number 2, the rate of reward under service export of from India scheme would be based on net foreign exchange earned. This statement is also correct कि जो भी रिवॉर्ड एक्सपोर्टर्स को मिलेगा वो किसके बेसिस पे मिलेगा कि कितना उन्होंने नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है। अब यहाँ पे नेट फॉरेन एक्सचेंज क्यों मेंशन किया गया है? नेट का मतलब है कि जितना भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया है ऑन इम्पोर्ट माइनस में फॉरेन एक्सचेंज अर्नड थ्रू एक्सपोर्ट, तो जो भी बैलेंस आएगा दैट बैलेंस इज कॉल्ड नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नड. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The next question is related to different theories. According to which one of the following theories differences in nominal interest rate will be eliminated in the exchange rate? The first theory is Leontief paradox trade theory. This theory is related to the international trade. This theory is based on a factors of production कि किस कंट्री को कौन से आइटम्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए और कौन सी आइटम को इम्पोर्ट करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर लेबर चीप अवेलेबल है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसका क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी. और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट बने हैं जो उसकी कंट्री के अंदर बहुत हाई कॉस्ट हैं, कॉस्टली हैं, उनका वो क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी. तो लॉन्टिफ पैराडॉक्स ट्रेड थ्योरी किससे रिलेटेड है, हमारी इंटरनेशनल ट्रेड से. द नेक्स्ट इज फिशर इफेक्ट इकोनॉमिक थ्योरी इज रिलेटेड टू द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. So the correct answer will be answer number 2nd. Purchasing power, the parity theory is related to the foreign exchange rate.
According to this theory, the measurement of the foreign exchange rate is depend on the prices of different countries or the purchasing power capacity of that country. And combined equilibrium theory is also called a general equilibrium theory, which explains the behavior of supply, demand and prices in a whole economy in a free market. So the correct answer of this question is Fisher effect economic theory, which studies the differences in a nominal interest rate will be eliminated in the exchange rate. The next question is, according to the purchasing power parity theory, the level of foreign exchange rate is determined by which of the following, कि हम कहाँ से foreign exchange rate को identify करते हैं. So the formula of calculating the level of foreign exchange rate is domestic price level divided by the foreign price level. So the correct answer is answer number 1. The next question is, embargo means. Embargo is a kind of a trade barrier in a international trade, like import quotas, custom duty, non-tariff barriers, quantitative restrictions. Embargo is also one of the restrictions imposed by a government on a international trade. So embargo है क्या? Is a government order that restrict trade with a specific country or the exchange of a specific good, and this is imposed due to the differences or due to the lack of political relations with the other countries. So हम इसमें देखते हैं ऑप्शंस हमें क्या गिवन है. द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द इनडायरेक्ट कोट फॉर एक्सचेंज रेट, नो. अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा भी इसमें फिक्स नहीं होता. स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट दैट प्रोहिबिट्स ऑल ट्रेड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो अब देखो इसके अंदर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एम्बार्गो कौन इम्पोज करता है. इज एन इम्पोज्ड बाय अ गवर्नमेंट on a specific country, on a specific type of a good, and it is a kind of a agreement that restrict or that prohibit the trade with other countries. And the practice of using the direct quote for exchange rate, this statement is also incorrect. So the correct answer will be answer number 3. The next question is related to assertion and reasoning. Assertion: the government of India has been opening domestic market to foreign players in a baby steps. This statement says that कि जो इंडियन मार्केट है, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, वो फॉरेन प्लेयर्स के लिए हमारी मार्केट को ओपन तो कर रही है, बट इन अ बेबी स्टेप्स, मतलब धीरे धीरे ओपन कर रही है. स्पॉन्टेनियसली वो ओपन नहीं कर रही कि एकदम उन्होंने 100% FDI 100% FPI उन्होंने अलाउड कर दियो. वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं. रीजनिंग क्या है उसके अगेंस्ट? allowing foreign firms free play in India's retail sector has always been a political hot potato. It means कि जब से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ है उसी टाइम से रिटेल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अलाउड करना एक टाइप से पॉलिटिकल इशू क्रिएट कर रहा है. ऑपोजिशन हमेशा उसका क्या कर रही है, कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट है. वो नहीं चाहते कि रिटेल सेक्टर के अंदर एकदम 100% FDI आ जाए या फिर FDI की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है कि वो कभी भी हमेशा उन्होंने क्या करा है, एक साथ उन्होंने FDI FPI अलाउड नहीं करी है रिटेल सेक्टर के अंदर. वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उसको अलाउड कर रहे हैं. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बोथ रिलेटेड टू ईच अदर. दैट इंडियाज allowing foreign firm free play in India's retail sector has always been a hot potato. That's why a government of India has opening a domestic market to foreign players in a baby steps. So the answer will be answer number B, that both A and R are correct and R is the right explanation of A. The next question is related to foreign market, mode of entry in a foreign market. In which one of the following mode of entry into a foreign market are risk and profit potential are the highest? कि इनमें से कौन सा ऐसा एंट्री मोड है फॉरेन मार्केट के अंदर जिसमें रिस्क भी हाई होता है और जिसमें क्या है, प्रॉफिट भी हाई है. रिस्क एंड प्रॉफिट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर. अगर रिस्क हाई होगा तो उसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है या जो रिटर्न्स जो हमें मिलेंगे वो भी क्या होंगे, हाई. सो द फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग में रिस्क नहीं होता क्योंकि ना तो हम उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
हमने जो अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करा, हम थ्रू इंटरमीडिएरीज क्या करते हैं, उसको दूसरी कंट्री के अंदर सेल कर देते हैं। जॉइंट वेंचर्स, ये भी हमारे रिस्क को रिड्यूस करता है और साथ में हमारे प्रॉफिट पोटेंशियल को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि इसके अंदर हम एक टाइप से पार्टनरशिप करते हैं विद अदर कंट्रीज इस्टेब्लिश्ड इन अ फॉरेन मार्केट। की जिस कंट्री के अंदर आपको अपना बिजनेस करना है, जिस कंट्री के अंदर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या एंट्री करना चाहते हैं, उसी कंट्री की हम कंपनीज के साथ एक वेंचर क्रिएट करते हैं, एक पार्टनरशिप करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग मीन्स एक्सपोर्टिंग थ्रू intermediaries or through export houses. And direct investment is a FDI. सबसे ज़्यादा जो रिस्क है या फिर सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल होता है वो किसके अंदर होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी 100% इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने वहाँ पर जाके अपनी MNC को ओपन किया है, तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी। The next question is related to match the column. List 1 contain balance of trade, current account, balance of payment and capital account, and list 2 contain imports and export of goods and services and unilateral transfer of goods and services. अब देखो इसके अंदर हमने ये किया हुआ है कि करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस, प्लस में यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मीन्स अगर कोई भी हमने वन साइडेड पेमेंट की है तो वो भी किसके अंदर इंक्लूड होती है, करंट अकाउंट में। द सेकेंड स्टेटमेंट इज transaction leading to changes in the financial assets and liability of the country is recorded in a capital account. Capital account records all those transactions which are leading to change in the financial asset and liability of a country. So second is related to capital account. All economic transactions between a country's resident and resident of other countries are recorded in a balance of payment, कि इसके अंदर वो सारी transactions रिकॉर्ड होंगी जो एक कंट्री के पर्सन दूसरी कंट्री के सिटीजन्स के साथ करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री इज रिकॉर्डेड इन अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1. The next question is related to assertion and reasoning. Assertion is the multilateral trading system is an attempt by a government to make the business environment stable and predictable. कि जो multilateral trading system है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अप्लाई करने के पीछे, कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा स्टेबल बन सके और प्रेडिक्टेबल, मतलब जिसको कि हम फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं हम उसको पहले से ही फोरकास्ट कर सकें। रीजनिंग क्या है उसके पीछे, प्रॉमिसिंग नॉट टू रेज अ ट्रेड बैरियर्स कैन बी एज इम्पोर्टेंट एज लोअरिंग वन, because the promise gives businesses a clearer view of the future market opportunities. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MTS मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है। Multilateral trading system is a treaty among 3 or more nations to reduce a tariff and make it easier for a businesses for import and export. कि एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट है बिटवीन अ 2 और मोर नेशंस की, जिसके अंदर क्या होता है कि जो नेशंस है वो आपस में कोई डीलिंग करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं रिलेटेड टू टैरिफ बैरियर्स एंड सो दैट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिकेम ईजी। ये जो है हमारा multilateral trading system, it's a one of the principle of WTO which is predictability through binding and transparency. WTO is also a multilateral trading system जिसके अंदर बहुत सारी नेशन कंट्रीज़ ने क्या किया है, आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो अपने आपस में जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी मेंबर्स नेशन है वो क्या करेंगे, टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। और ये जो इसका एक प्रिंसिपल है प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होंगी या जिनको एबुलिश किया गया है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, प्रिडिक्टेबल होने चाहिए, कि जिनको बिजनेसेस क्या कर सके, पहले से प्रिडिक्ट कर सकें कि फ्यूचर के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं। और बाइंडिंग का मतलब है कि ऑल द मेंबर नेशंस आर बाइंड टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। सो दिस assertion and reasoning are related to one of the principle of WTO, that is predictability through binding and transparency. So both the statements are correct कि इसके अंदर क्या किया गया है कि multilateral trading
सिस्टम जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ज़्यादा स्टेबल बनाता है और प्रिडिक्टेबल बनाता है, क्योंकि कंट्रीज़ को पता होता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। रीजनिंग क्या है? promises not to raise a trade barriers can be as important as lowering one, कि ओनली उसी के रिगार्डिंग प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि आप ट्रेड बैरियर्स को इंक्रीज नहीं करोगे, अगर आप उसको रिड्यूस करने वाले हो तो वो भी क्या होना चाहिए, पहले से ही प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर सारी चीज़ें क्लियर व्यू होगा तो वो बिजनेसमैन को, बिजनेसेस को, कंट्रीज़ को फ्यूचर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो भी उनके लिए अवेलेबल हैं या थ्रेट जो भी अवेलेबल हैं वो पहले से पता होंगे। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट and both are related to each other. So the answer will be answer number 3rd. The next question is, which of the following are included in the international liquidity? International liquidity इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF कि कंट्रीज़ आपस में जो भी डीलिंग कर रहे हैं उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें, उनको इतने फंड्स हो, वो करेंसी हो जिसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, आपस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से इंटरनेशनल लिक्विडिटी का पार्ट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ ऑल्सो इज़ वन ऑफ द part of international liquidity. Borrowing capacity of different countries is also included in the international liquidity. It means the borrowing capacity of the countries are depend on the IMF quota, and gold reserve is also a part of international liquidity. So the answer will be answer number 2nd. The next is, who among the following is not an observer country of SARC? ऑब्जर्वर कंट्री वो कंट्रीज़ होती हैं जो अभी तक इसके मेंबर नहीं है सार्क के, बट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो उसके मेंबर बनना चाहते हैं। सो देयर आर 10 countries which are the observer countries of the SARC, that is China, Australia, the European Union, Iran, Japan, Mauritius, Myanmar, South Korea, US and UK. So according to options, Canada is not an observer country of the SARC. The next question is related to different types of FDI. Column 2nd contain inward FDI, backward vertical FDI, conglomerate FDI, forward vertical FDI. देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना ही पढ़ा है वो FDI के बारे में पढ़ा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, बट टाइप्स ऑफ FDI नहीं पढ़ा। कॉन्ग्लोमरेट FDI हम पहले भी कर चुके हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में कॉन्ग्लोमरेट मर्जर आया था कि ऐसा मर्जर जहाँ पे दो कंपनी जो है वो टोटली अनरिलेटेड है। तो कॉन्ग्लोमरेट FDI भी इसी तरीके से है कि हम ऐसी किसी इंडस्ट्री में, ऐसे किसी टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी कंट्री में जाके, जो हमने कभी अपनी होम कंट्री में नहीं किया। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन अ होम कंट्री। सो हम ए को 3rd के साथ मैच कर सकते हैं, दैट इज कॉन्ग्लोमरेट FDI के साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, मैच, कि हम ऐसी कंट्री, ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो हमने होम कंट्री के अंदर नहीं करी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म्स टोटल प्रोडक्शन, कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, बट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम अपनी फर्म की सारी प्रोडक्शन को क्या कर दें, सेल कर दें। सो दिस इज़ रिलेटेड टू फॉरवर्ड वर्टिकल FDI, कि हम आगे चल के हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी टाइप ऑफ FDI कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम अपनी कंट्री के सारे एक्सेस या फिर अनसोल्ड प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं। The third one is direct investment in a foreign country aimed at providing input for the firm's production process in the home country. तो बैकवर्ड वर्टिकल FDI, बैकवर्ड का मतलब है वापस से अपनी कंट्री के अंदर लेकर आना, कि आपने दूसरी कंट्री के पास कंट्री में FDI करके आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है और हम उसको क्या करें, बाद में प्रोडक्शन के बाद हम वापस से उसको अपनी कंट्री के अंदर सेंड कर रहे हैं, ताकि वो उसको एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एज अ रॉ मटेरियल वो उसको किसी और प्रोडक्ट के अंदर यूज़ कर सके। और कंट्रीज़ ऐसा करती क्यों है, अगर दूसरी कंट्री के अंदर उनको कोई कोस्ट एडवांटेज मिलता है तो वो वहाँ पे FDI सेटअप कर देती हैं। सो बैकवर्ड वर्टिकल FDI इज़ रिलेटेड टू C। एंड फॉरेन फर्म्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट, कि फॉरेन फर्म्स ने ओवरसीज़ में दूसरी कंट्रीज़ के अंदर क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करी है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल भी क्या है, उनके पास है। तो दिस इज़ रिलेटेड टू इनवर्ड FDI। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 4th।
The next question is foreign investment can be made through which of the following routes? There are different routes of foreign investment. FDI is correct, FPI is correct, private equity investment it means कि हम किसी प्राइवेट सेक्टर की शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, एंड फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स मीन जॉइंट वेंचर के थ्रू. सो ऑल द फोर आर डिफरेंट रूट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर बी. The next is which of the following is the main government agency for the development and monitoring of international trade in India? कि डेवलप और मॉनिटरिंग कौन कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड की इंडिया में? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज द करेक्ट आंसर. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल promote and support the export firms. Indian Institute of Foreign Trade focus on foreign trade related research and training. And Federation of Indian Export Organization is an apex level export promotion organization of India which main focus is to promote export through India. So the answer will be answer number A, that is Department of Commerce is the main government agency for the development and monitoring international trade in India. The next is quantitative import restriction that limit the quantity of a product. की ऐसी quantitative restriction जिससे हम इम्पोर्ट कितनी आइटम होंगी उसकी क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 20 kg से ज़्यादा आप पर्टिकुलर अमाउंट को इम्पोर्ट नहीं कर सकते, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को इम्पोर्ट नहीं कर सकते. तो एम्बार्गो नहीं हो सकता, एम्बार्गो हम पढ़ चुके हैं. कोटा इज़ द करेक्ट आंसर. ट्रेड रिस्ट्रेंट्स होता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम टू कंडक्ट अ बिजनेस. की कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि आप उस मतलब वैसे आप उसी की बाउंड्रीज के अंदर आपको अपने बिजनेस को कंडक्ट करना पड़ेगा. एंड इम्पोर्ट टैरिफ इज रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटीज. सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 2. The next is which of the following is an instance of non-conventional dumping? Non-conventional dumping मतलब जो ट्रेडिशनल डंपिंग है, जो हमें डंपिंग का मतलब पता है कि दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को सेल करना एट अ लोअर प्राइस देन अ डोमेस्टिक प्राइस, एट अ प्राइस विच इज़ लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस. कि अपनी कंट्री में आप जिस प्राइस पे उसको सेल कर रहे हो उससे भी कम प्राइस पे हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ डंपिंग इज स्पोरैडिक डंपिंग. इट कंटेन्स डंपिंग द एक्सेसिव अनसोल्ड स्टॉक, कि जो हमारी कंट्री के अंदर अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है हम उसको क्या करते हैं वहाँ पर सेल करते हैं. प्रेडेटरी डंपिंग इज अ परमानेंट टाइप ऑफ अ डंपिंग विच इज सेल ऑफ गुड्स इन द होम कंट्री एट अ लोअर प्राइस टू क्रिएट अ मोनोपोली. रिवर्स डंपिंग के अंदर क्या होता है कि हम हायर प्राइस पे सेल कर रहे हैं. आप अपनी कंट्री के अंदर तो लोअर प्राइस पे सेल कर रहे हो, बट हम दूसरी कंट्री के अंदर उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हायर प्राइस पे सेल करते हैं. सो द टाइप ऑफ अ नॉन कन्वेंशनल डंपिंग इज अ रिवर्स डंपिंग. एंड परसिस्टेंट डंपिंग कि जब हम बहुत ही लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंटली सेल अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस. और हम ऐसा करते क्यों हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री के अंदर लोअर प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट ईजिली सेल हो रहा है. So the answer will be answer number 3rd. The next is which is the most appropriate mode of entry in an international business to an enterprise with a little experience in international market. कि जब आपको बिल्कुल ही कम एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट का, आप मार्केट के अंदर सेल नहीं करना, मतलब आपको नहीं नॉलेज है मार्केट की, तो आप इनमें से कौन से मेथड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हो. सो विद अ लिटिल एक्सपीरियंस द एक्सपोर्टिंग इज द बेस्ट ऑप्शन टू एंट्री इन अ इंटरनेशनल मार्केट. क्योंकि इसके अंदर ना तो हमें दूसरी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करना है, ना ही एमएनसीज है, ना ही इन्वेस्टमेंट करनी है. आपको अपना प्रोडक्ट अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करना है और देन दूसरी कंट्री के अंदर सेल करना है. सो एक्सपोर्टिंग इज द बेस्ट मेथड. The last question is after US dollar which of the following currency has a highest weightage in determining the value of SDR? SDR stands for special drawing right. ये IMF का एक पार्ट है जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. तो आफ्टर US डॉलर कौन सी करेंसी की हाईएस्ट क्या है, वेटेज है? तो जैपनीज येन की नहीं है, चाइनीज युआन की भी नहीं है, यूरो इज़ द करेक्ट आंसर. यूरो 92 के अंदर ट्रीटी आई थी, maastricht ट्रीटी, उसके अंदर मतलब कुछ डिसीजंस लिए गए थे. सो 99 के अंदर उस ट्रीटी के अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जितनी भी हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सब एक कॉमन करेंसी यूज़ करेंगे, एट दैट कॉमन करेंसी इज़ यूरो.
So thank you everyone. Please like and subscribe my channel. For any query and PDF, you can mail me at crackyournet@gmail.com, and you can also post your queries on a chat box. Thank you everyone.